चक्रा से जुड़े सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। मुझे मिले रिस्पांस के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और आज के अपने विषय पर आता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु और केतु के संबंध की और हमारा आधार जो है वो नाड़ी ज्योतिष या भृगुनंदी नाड़ी हो। जैसा हम हर बार देखते हैं कि कोई भी दो ग्रह के संबंध में जब हम बात करते हैं तो काल पुरुष कुंडली में उन्हें किन राशि और भाव का स्वामित्व प्राप्त है, इस पर चर्चा जरूर करें। जैसा कि हम जानते हैं गुरु को धनु राशि और नवम भाव तथा मीन राशि और द्वादश भाव का स्वामित्व प्राप्त है। राहु केतु को सामान्य रूप से तो किसी राशि या भाव का अधिपति नहीं माना जाता, पर हम केतु को गुरु के साथ द्वादश भाव पर एक सम्मिलित अधिकार दे सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है वो मोक्ष और मुक्ति का भाव होता है और बिना केतु के मोक्ष और मुक्ति की कल्पना करना संभव नहीं। नवम भाव में भी गुरु की राशि है, द्वादश भाव में भी गुरु की राशि है, पर इन दोनों के जो गुण होते हैं इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। नवम भाव का गुरु जहाँ टीचर है, शिक्षक है, एक सलाहकार है, एक ब्राह्मण है, एक पंडित है, पुरोहित है, कर्मकांडी है, वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञाता है, एक सम्मानीय व्यक्ति है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, सम्मान प्राप्त करने वाला, उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञानी, गुण ज्ञान को प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति है। तो वही गुरु जब द्वादश भाव में आता है तो वो अपने ज्ञान से फिर मोक्ष और मुक्ति मार्ग पर जाता है, यानी वो सन्यासी प्रवृत्ति का हो जाता है। यानी यहाँ पर वो त्याग के रास्ते पर चलता है, मुक्ति के मार्ग पर चलता है, मोक्ष के मार्ग पर चलता है, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ केतु भी होता है। तो यहाँ पर उसने जो इकट्ठा किया होता है उसे खर्च करने का समय आता है और यहाँ केतु के सम्मिलित प्रभाव से वह मोक्ष और मुक्ति की आधारशिला को रखता है। भृगुनंदी नाड़ी के दृष्टिकोण से हम दो ग्रहों की युति या दृष्टियों के संबंध को कैसे कैसे देखते हैं उस पर एक छोटी सी चर्चा। युति में जब दो ग्रह होते हैं तो उसे हम पूर्ण रूप से एक शुद्ध संबंध मानते ही हैं। साथ ही हम त्रिकोण संबंध को भी 70 से 75% युति स्वरूप मानते हैं। 2/12 के संबंध को भी हम मान्य करते हैं, यानी उदाहरण स्वरूप गुरु के अगले भाव में केतु हो तो यह भी एक संबंध है, पर इसमें 100% का संबंध एक दूसरे से नहीं। सम सप्तक में हम संबंध तो मानेंगे पर केतु और राहु की हम सप्तम दृष्टि को मान्य नहीं करें। तो अगर आपने मेरे दृष्टि युति वाले बेसिक वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियोस को जरूर देखें, जिससे आप दो ग्रहों की युति और दृष्टि को कैसे कैसे हम मान्य करेंगे और कैसे कैसे देखा जाता है उसको आप ठीक से समझ सकते। पर आज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम गुरु केतु के संबंध में आज जो भी यहाँ बोला जा रहा है या बोलने वाले हैं, जो भी फलादेश की कल्पना हम करने वाले हैं, उन सबके अगर आप बहुत शुद्ध परिणाम चाहते हैं तो अगर युति में ये दोनों ग्रह हों और अपने पूर्ण फल देने की क्षमता में हो तो ही आप उन्हें कल्पना करें कि ठीक वैसे परिणाम मिलेंगे। कारकों पर बात कर लेते हैं। गुरु के कारकों पर हम हर बार ही चर्चा करते हैं। केतु के कारकों को एक बार पढ़ लेते हैं या सूक्ष्म रूप से कारक दिए हैं। केतु आध्यात्म का कारक ग्रह है। मुक्ति, मोक्ष, विरक्ति, वैराग्य, रुकावट, पीड़ा, संताप, अकेलापन, लंबा पतला स्वरूप, झंडा, रस्सी, धर्म, मोक्ष स्थान, संन्यास, ध्यान, साधना मार्ग, बाल, चोटी, वैराग्य, साधु संत, आंतरिकता और इंट्यूशन पर केतु अपना अधिकार रखता है। अब हम परिणामों पर आते हैं। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी दो ग्रह की युति बनती है तो जब हम उनके परिणाम ठीक वैसे ही जैसे हमने सुने हैं या कल्पना की है, अगर अगर सुनना या देखना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि कुंडली में वो दो ग्रह बहुत शुद्ध रूप में युति बना रहे हों और उनमें अपने फल देने की क्षमता ठीक ठाक हो, सामान्य हो या प्रबल हो। यानी युति से यानी राशि और भाव से वो बहुत कमजोर ना हो रहे हो अपने फल देने में, यानी अपनी शत्रु राशियों से या अपनी नीच राशि से, और अन्य ग्रह उनसे कितना संबंध बना रहे हैं ये हमें जरूर देखना है। जितने अन्य ग्रह संबंध बनाएंगे और जिस ताकत से बनाएंगे उतना ही उस युति में जो फल होंगे वो परिवर्तित हो जाएंगे अन्य ग्रहों के स्वभाव को जोड़ते हुए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ सुन रहे हैं या देख रहे हैं हम उसी रूप में अगर हमने कुंडलियों में भी देखना चाहते हैं तो युति जो है वो अपने शुद्धतम रूप में होनी चाहिए। राशि भाव सपोर्ट में होने चाहिए और अन्य ग्रह बहुत ज्यादा उससे संयोग ना हो रहे कर रहे हो, उसे हमें ध्यान रखना है। और अगर सहयोग कर रहे हैं तो उनके परिणामों को भी हमें उसमें शामिल करना, क्योंकि जब भी दो ग्रहों की युति की बात की जाती है तो उनके नैसर्गिक राशि और भाव के स्वभाव के आधार पर बात की जाती है, तो वही हमें ध्यान रखना। पहले बिंदु पर आते हैं कि पुरुष कुंडली पर ही प्रत्यक्ष प्रभाव। जैसा मैंने हमेशा कहा है हमारे गुरु से अन्य ग्रह की युति का यह अंतिम वीडियो, क्योंकि इससे पहले हम सभी ग्रहों की बात कर चुके हैं। अब केतु के रूप में हम ये गुरु के संबंध की अंतिम बात कर रहे हैं और गुरु को हम नाड़ी ज्योतिष में पुरुष जीव का कारक मानते हैं। तो जो भी ग्रह उससे संबंध बनाता है वो प्रत्यक्ष रूप से उस पुरुष जीव को अपने गुणों से प्रभावित करता है। तो वही हम उसके स्वभाव, उसके जन्म स्थान, उसके जीवन, उसकी यात्रा और उसकी अन्य कारकों को लेते हुए हम उसकी कल्पना करते हैं। तो यहाँ भी गुरु पर केतु ने अपना अधिकार जमाया है
तो एक पुरुष जातक पर केतु का प्रभाव आया है। अब वो केतु कितना प्रबल होकर किस स्वभाव के गुरु से संबंध बना रहा है, उसके अनुसार एक पुरुष जातक पर प्रभाव आएंगे। स्त्री जातक पर इसके प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं आएंगे, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी के दृष्टिकोण से हम शुक्र को स्त्री जातक के लिए प्रथम स्थान पर देखते हैं। दूसरा, अगर किसी कुंडली में इस युति से शुक्र भी प्रभावित हो रहा है, तो कुछ परिणाम जरूर जो यहाँ बोले जा रहे हैं वो स्त्री जातक को भी प्रभावित निश्चित रूप से करेंगे। पर शुक्र किस रूप में संबंध बना रहा है, युति में है, त्रिकोण में है, या उसके अगले भाव में गुरु केतु है, या किस रूप में, वो हमें कुंडली देखकर समझना। चलिए अब पहले बिंदु पर आते हैं। जन्म क्षेत्र, घर, हॉस्पिटल और शारीरिक संरचना, यह प्रत्यक्ष रूप से पुरुष जातक को प्रभावित करेगा। गुरु एक धार्मिक ग्रह है, केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। तो निश्चित रूप से अगर यह युति अपने शुद्धतम रूप में है, यानी गुरु में अपने फल देने की क्षमता है, राशि और भाव के हिसाब से केतु में अपने फल देने की क्षमता है, यानी गुरु शुभ होकर केतु को संबंध दे रहा है, केतु भी अपने परिणाम देने में सक्षम है गुरु को, और कोई बहुत ज्यादा ग्रह संयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रह मिलकर ऐसे जातक के जन्म क्षेत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक संकेतों को बताते हैं। वैसे धार्मिक धर्म स्थान होना, मंदिर होना एक आम बात है, फिर भी इस युति में यह विशेष रूप से आपको देखने को मिल सकता है। गुरु को हम धर्म स्थान, मंदिर का कारक बोलते हैं, और केतु उन पर लगने वाली ध्वजा हो जाती है। उन पर जो लंबे लंबे गुंबद होते हैं, जो त्रिशूल इत्यादि लगे होते हैं, जो लंबे पतले स्वरूप जो होता है मंदिरों का, उसका कारक जो होता है वो केतु होता है। तो ऐसे हमारे प्रभाव जन्म क्षेत्र में मिलेंगे, यानी हमारे जन्म क्षेत्र में धर्म स्थान हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, सेवा स्थान हो सकते हैं, आश्रम हो सकते हैं, चिकित्सालय हो सकते हैं। चिकित्सालय इसलिए क्योंकि कालपुरुष के द्वादश भाव को हम हॉस्पिटल या चिकित्सालय का भाव ही बोलते हैं। तो गुरु और केतु वहां के नैसर्गिक स्वामी है, तो चिकित्सालय यानी सेवा स्थान कोई ना कोई हो सकता है हमारे जन्म क्षेत्र में। तो वो हॉस्पिटल के रूप में हो सकता है, आश्रम के रूप में हो सकता है, अंध आश्रम, वृद्ध आश्रम, या किसी शारीरिक अक्षमता से जुड़ा कोई भी आश्रम, कोई ऐसा आश्रम जहाँ गुरु शिष्य परंपरा हो या ज्ञान दिया जाता हो, कोई भी आश्रम जहाँ योग सिखाया जाता हो, प्राणायाम किया जाता हो, ध्यान किया जाता हो, या कोई भी ट्रस्ट हो, सेवा स्थान हो, कोई भी इस युति के प्रभाव से हो सकता है। मंदिरों में भी शिव मंदिर होने की संभावना ज्यादातर देखी गई है, क्योंकि केतु का जो स्वभाव है वो सन्यासी प्रवृत्ति का है, और शिव जो थे वो सन्यासी प्रवृत्ति के थे, ध्यान प्रवृत्ति के थे, मोक्ष और मुक्ति की प्रवृत्ति के थे। इसलिए यह संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है कि ऐसे जातक के जन्म क्षेत्र में शिव मंदिर हो। शिव मंदिर की संभावना तब भी ज्यादा होगी जब इससे शनि संबंध बनाएगा या शनि की राशियां होंगी। तो बाकी अन्य ग्रह जो संबंध बनाएंगे उसके अनुसार परिणाम बदलते जाएंगे। यहाँ कुछ शिक्षण संस्थान भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु को हम ज्ञान का कारक बोलते हैं और केतु को कलम का कारक बोलते हैं। तो कुछ शिक्षण संस्थान होने की संभावना भी बनती है, कोई ऐसा स्थान जहाँ किसी भी रूप में शिक्षा या ज्ञान दिया जाता। हॉस्पिटल, ऐसा कहा गया है कि ऐसे जातक, ग्रंथों में ऐसा लिखा देखा पाया गया है कि ऐसे जातक हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं। पर आज के समय में यह संभावना बहुत मतलब आम है। देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत से लोगों का हॉस्पिटल में ही जन्म होता है। हो सकता है जब वो ग्रंथ लिखे गए हो, जब लेखक ने ये बात लिखी हो, तब इतने लोग हॉस्पिटल में जन्म ना लेते हो, पर आजकल ये आम बात। अब देखिए, गुरु केतु जो है वो केतु जो है वो लंबे पतले स्वरूप का कारक होता है। तो ऐसे लंबे पतले स्वरूप का प्रभाव जो है उसके जन्म क्षेत्र, जन्म वाले घर पर आ सकता है। अब देखिए, लंबे पतले में गलियां होती है, तो अगर ये युति शुद्धतम रूप में है और केतु गुरु को अपने नैसर्गिक गुण देने में सक्षम हो, तो ऐसे जातक का जन्म किसी गली वाले घर में हो, या उसके घर के आसपास से कोई गली निकलती हो, या उसके घर तक पहुंचने के लिए किसी गली से होकर जाना। कभी कभी रो हाउसेस भी देखे गए, यानी एक जैसे मकान बहुत लंबी लाइन में हो, ऐसे घर भी देखे गए हैं। हम उस घर की भी बात करेंगे जहां जन्म के वक्त जातक की माता रही, या वो जो हॉस्पिटल था जिसमें जन्म हुआ, कुछ संभावना वहां भी ऐसी हो सकती है कि वो हॉस्पिटल किसी गली में हो, या इस तरह की वहां संभावनाएं हो। और चूंकि केतु लंबा पतला है और गुरु जीव है, तो ऐसे जातकों के जन्म वाले घर कहीं पे भी ऐसे देखे गए हैं कि उनकी लंबाई जो है वो ज्यादा है और चौड़ाई जो है वो कम है, यानी वो लंबे पतले स्वरूप के हैं। कई बार ये देखा गया है कि उनकी चौड़ाई कम है और ऊंचाई ज्यादा है, यानी वहां भी लंबा पतला स्वरूप जो है वो स्थापित हो जाता है। जब ऊंचाई ज्यादा होती है तो उस घर में सीढ़ियां ज्यादा होती है, और सीढ़ियों पे भी केतु कहीं ना कहीं लंबा पतला होने के कारण अपना आधिपत्य रखता है। तो ऐसे कारण से सीढ़ियां भी ज्यादा देखी गई है। और लंबी पतली चीजों में तार हो सकते हैं, केबल के तार हो सकते हैं, कोई भी तार जो हमारे घर से, हमारे घर की छत से, हमारे घर के सामने से या आसपास से निकल रहे हों, बहुत ज्यादा तार अगर हमारे आसपास से निकल रहे हों, तो यह संभावना भी इस युति में संभव है। बिजली के तार भी हो सकते हैं, केबल के तार भी हो सकते हैं। अगर इस युति से मंगल की राशियां, मंगल, सूर्य
या मंगल बुध संबंध बनाते हैं तो ये बिजली के तार या बिजली के खंभे होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मंगल के साथ शनि भी आ जाए तो खंभे होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और मंगल के साथ केतु आ जाए, सॉरी केतु के साथ अग्नि तत्व राशियां या मंगल आ जाए तो बिजली के तार होने की संभावना बढ़ जाती है। केबल के तार हो सकते हैं, हमारे घर के छत पर रस्सियां बहुत हो सकती है बंधी हुई, या हमारे घर के आसपास से किसी रूप में तार या रस्सियां निकल रहे हो, यह संभावना बन जाती है। पहले जैसे एंटीना लगे हुए होते थे घरों में, गलियों में, ऐसे घर का स्वरूप भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी संभावनाएं देखने को मिलती है। अगर जल तत्व राशियां संबंध बना रहे हो या चंद्रमा संबंध बना रहा हो तो आसपास पानी का कोई स्थान हो सकता है जो लंबा पतला हो, यानी नहर, नाली, नाला, इस तरह का स्थान भी हो सकता है, या कोई पवित्र जल स्थान भी हो सकता है। अगर शुभ चंद्रमा संबंध बनाए और शुभ राशि हो, कुंडली का नवम पंचम भाव हो, गुरु केतु दोनों आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रह हैं, चंद्रमा भी इसमें जल बनकर आएगा तो वो भी एक पवित्र जल बनकर आएगा, तो कोई धार्मिक जल स्थान भी हो सकता है, या कोई ऐसा जल स्थान हो सकता है जहाँ लोग अपना पूजा पाठ का या मंदिर की मूर्तियां इत्यादि को सरा देते हो या वहां पर कर डाल देते हो। अगर शनि जैसा ग्रह या शनि की राशियां या अष्टम भाव या वृश्चिक राशि संबंध बनाए तो गंदे जल का स्रोत भी हो सकता है, नाला हो सकता है, नाली हो सकती है, कोई रुका हुआ गंदा जल हो सकता है। तो ऐसी संभावनाएं अलग अलग राशि भाव के अनुसार आ सकती है। दूसरा, केतु सुख सुविधाओं, बहुत विलासितापूर्ण ग्रह नहीं है, तो ऐसी संभावना भी बनती है कि इनके जन्म वाला घर जो है बहुत सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं। अगर यह युति अपने शुद्धतम रूप में है तो वो घर बड़ा होगा, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होगा, घर में धर्म स्थान, पूजा पाठ, सब कुछ ठीक होगा, पर जरूरी नहीं है वो विलासतापूर्ण या भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहा हो। ये संभावना बहुत बनती है। और चूंकि हमने बताया कि केतु झंडे का भी कारक होता है, तो जो धर्म स्थान होते हैं वहां पर झंडे भी देखे गए हैं। कई बार मकानों पर भी, हमने ऐसे मकानों पर भी झंडे लगे हुए देखे गए हैं, या कोई लंबा पतला कुछ भी लगा हुआ देखा गया किसी न किसी रूप में, तो ये संभावना बन। अब हम बात करते हैं शारीरिक संरचना की। सिर्फ गुरु पर पड़ने वाले प्रभाव से हम 100% तो किसी की शारीरिक संरचना की कल्पना नहीं कर सकते, पर अमूमन अगर इस युति से बहुत से ग्रह योग ना बना रहे हों, और लग्न और मंगल को भी उसके लिए देखना जरूरी है, पर एक साधारण रूप से ऐसे जातक जिनके गुरु पर केतु का मजबूत प्रभाव है वो लंबे पतले स्वरूप के होते हैं, यानी बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते, वो थोड़े से पतले दुबले या लंबे देखने में होते हैं, क्योंकि गुरु पर केतु का प्रभाव है, तो केतु अपने जैसे प्रभाव उसकी शारीरिक संरचना पर भी देता है। अब आगे बढ़ते आते हैं कि परिवार जातक पर धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक संस्कार का। देखिए, जातक ने जिस घर में जन्म लिया, जन्म के वक्त जिस घर से वो संबंध रखता था, जिस परिवार से संबंध रखता था, उस पर इस युति का क्या प्रभाव आएगा। यहाँ पर भी हम पुरुष जातक की विशेष रूप से बात करेंगे। तो देखिए, गुरु एक धार्मिक ग्रह है और केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, तो इसके प्रभाव से क्या होता है कि उस परिवार में जिसने इसमें जन्म लिया है, और यह युति अपने शुद्धतम रूप में है, राशि भाव भी इन युति के प्रभावों को बढ़ा रहे हैं। यानी मान लीजिए गुरु की धनु राशि हो, मीन राशि हो, कुंडली का नवम भाव या नवमेश भी इस युति से जुड़ा हो, या पंचम नवम भावों में ये युति बन रही हो, तो ये प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे कि इनके घर में धर्म, आध्यात्म, पूजा पाठ, योग, संस्कार, सेवा भाव, भजन कीर्तन, ज्योतिष, या साधु संत महात्मा, या टीचर या सेवा से जुड़े लोग, या चिकित्सक, ऐसे इनके घर या घर वालों पर प्रभाव हो सकता है। या इनके परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पूजा पाठ से, कर्म कांड से, ध्यान से, साधना से, गुण ज्ञान से, संस्कार से, सेवा से, चिकित्सा से, किसी और रूप से सलाह से, ज्ञान से, धर्म से, और भी किसी ऐसी चीजों से जुड़े हुए हो सकते हैं, मुक्ति मार्ग से, मोक्ष से जुड़े हुए ऐसे परिवार, ऐसे इनके परिवार या पारिवारिक सदस्यों पर प्रभाव हो सकता है, बशर्ते यह युति अपने शुद्धतम रूप में, यानी गुरु केतु अपने नैसर्गिक गुण देने में सक्षम हो। बाकी कोई अन्य ग्रह सब अगर इससे योग करते हैं तो उस रूप में प्रभाव बदल जाएंगे। और धर्म आध्यात्म केवल हम पूजा पाठ और कर्मकांड को ही नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक पॉजिटिव, गुरु एक बहुत पॉजिटिव और एक धार्मिक ग्रह है, और केतु भी अपने गुरु के ही प्रभावों से जाना जाता है कि गुरु के साथ मिलकर वो क्या प्रभाव देगा, और केतु के साथ मिलकर गुरु भी ऐसे ही प्रभाव लेगा। यानी इन दोनों में कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है, जब तक के राशि भाव या अन्य कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह या नैसर्गिक पापी ग्रह या कुंडली का अशुभ ग्रह जब तक इससे संबंध ना बनाए, तो ऐसे जातक के परिवार में ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और केवल धर्म आध्यात्म में हम पूजा पाठ को ही शामिल नहीं करेंगे, वो व्यक्ति सादा स्वभाव का हो सकता है, अच्छे आचरण वाला हो सकता है, न्यायप्रिय हो सकता है, ईमानदार होता है, अच्छे संस्कारों वाला हो सकता है, ये सब प्रभाव भी सरल हो सकता है स्वभाव से, ऐसे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। कि जरूरी नहीं है वो पूजा पाठ ही करता हो, किसी ना किसी रूप में अच्छे संस्कार, नीति, ज्ञान और गुप्त ज्ञान, ज्योतिष या धर्म, आध्यात्म, सेवा, इनसे किसी भी रूप में वो व्यक्ति या उसके परिवार के लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। अगला बिंदु है नाना परिवार पर प्रभाव।
यहाँ नाना परिवार की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि केतु को हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का कारक मानते हैं। तो हमारे नाना पर या उसके परिवार पर केतु पर चूंकि गुरु का प्रभाव है और हमारे नाना या उसके परिवार को केतु रिप्रेजेंट करता है, तो उस पर जब गुरु का प्रभाव आता है और वो गुरु अपने नैसर्गिक या मूल गुण देने में सक्षम हो, तो वह हमारे नाना परिवार को गुरु के प्रभाव देगा। तो ऐसे में हमारे नाना परिवार में भी जो हमने ऊपर कहा, धार्मिक, आध्यात्मिक, संस्कार, साधना, नैतिकता, नीति, सेवा भाव, भजन कीर्तन, साधु सन्यासियों में विश्वास, उनका सम्मान, ज्योतिष या ऐसे प्रभाव आ सकते हैं। क्योंकि गुरु को हम जानते हैं एक धार्मिक आध्यात्मिक ग्रह है, एक गुरुओं से जुड़ा ग्रह है और सम्मान भी देना गुरु का ही काम है। तो हमारे नाना या उनके परिवार में कोई या उनका परिवार सम्मानीय हो सकता है, प्रतिष्ठित हो सकता है, अच्छे नीति वाला हो सकता है, संस्कारों वाला हो सकता है, किसी भी रूप में गुरु अपना वहां प्रभाव देगा। जब गुरु शुभ शुभ होकर या मजबूत होकर केतु से संबंध बनाएगा तो निश्चित ये प्रभाव आपको मिलेंगे। और अगर सूर्य जैसे ग्रह या अग्नि तत्व राशियां या सिंह राशि, धनु राशि प्रभाव करे तो यह प्रभाव उतना ही बढ़ जाएगा। सूर्य के प्रभाव से वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, शासकीय कर्मचारी हो सकते हैं, सरकार से जुड़े हुए हो सकते हैं, अच्छे जाने माने प्रतिष्ठित या सामाजिक लोग हो सकते हैं, ये प्रभाव आता है। अब चूंकि गुरु पर केतु का प्रभाव है, यानी नाना या नाना के परिवार का प्रभाव आ रहा है, तो कुछ कंडीशन में ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक जातिका जन्म के वक्त अपने नाना के परिवार में ही रहे हो, यानी उनका जन्म वहीं से हुआ हो, या नाना परिवार की कोई भूमिका उनके जन्म के वक्त रही हो, या नाना परिवार से उसका कोई लगाव हो। कुछ कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि ऐसे जातक अपने नाना के परिवार में ही पले बढ़े या उनकी कोई ना कोई भूमिका वहां रही। ये संभावना बनती है, ऐसा पूर्ण रूप से होगा ये जरूरी नहीं। स्वभाव जो हमने ऊपर बात की, अगर गुरु अपने मूल गुण लिए हुए है, केतु अपने अच्छे प्रभाव उसे दे रहा है, तो निश्चित रूप से यह जातक धार्मिक, आध्यात्मिक, अच्छे संस्कार वाला, नीति वाला, ज्ञान वाला और सरल स्वभाव का, धर्म, आध्यात्म, साधु सन्यासियों को, अच्छे ज्ञानियों को, बड़ों को आदर सम्मान देने वाला ऐसे स्वभाव का हो सकता है। बाकी जो अन्य ग्रह इससे संयोग करेंगे उस पर निर्भर करेगा। अगर शनि इस युति से संबंध करता है तो उसके जीवन के कर्म में भी ये चीज आ सकती है। अगर चंद्र इससे संबंध बनता है तो मानसिक रूप से ऐसे चीजों को फॉलो करने वाला है, इस तरह के रुझान वाला हो सकता है। बाकी अगर यह स्थिति डिस्टर्ब होती है, गुरु या केतु कमजोर होता है, कोई बहुत ताकतवर ग्रह आकर इस युति को डोमिनेट कर लेता है, तो फिर जरूरी नहीं है हमें वो स्वभाव सभी कुंडलियों में मिले। कुछ कुंडलियों में मिलेंगे, कुछ कुंडलियों में कम प्रतिशत से मिलेंगे, या कुछ कुंडलियों में हो सकता है अन्य दुर्योग बन रहे हैं। जैसे हमने गुस्से वाले ये वीडियो में बात की थी कि मंगल के साथ अशुभ ग्रह के संबंध मजबूत बन जाए तो आदमी के स्वभाव पर क्या प्रभाव देता है। तो ऐसे दुर्योग अगर कुंडली में बन रहे हो तो ही संभावना है कि वो जातक का स्वभाव बदलेगा, अन्यथा वो जातक के स्वभाव में उतार चढ़ाव तो दे सकता है, पर आंतरिक रूप से जातक अच्छे स्वभाव का होगा, मैले स्वभाव का नहीं, भले ही वो उसको शो करे या ना करे। अब आगे बढ़ते हैं। स्वभाव की मैंने बात की, तो ऐसे पहले ये युति जो होती थी बहुत विशुद्ध ब्राह्मणों की कुंडलियों में पाई जाती थी, जो मन से और कर्म से ब्राह्मण होते। और पहले की देश काल परिस्थिति में जो ब्राह्मण वर्ग था, जो बहुत अच्छे से इस कार्य को भी करता था और उनके जीवन में ज्ञान भी था, उनकी कुंडलियों में ये युति बहुत पाई जाती थी। और उस समय में देश काल परिस्थिति में उनके सर पर चोटी भी पाई जाती, क्योंकि कई लेखकों ने सिर के इस स्थान को गुरु का स्थान यानी तालु स्थान को गुरु का स्थान कहा है, और केतु को लंबी पतली चीजों का और बालों का कारक भी कहा है। तो केतु को यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया होता है अपने गुरु के स्थान पर। तो एक तरह से उन्होंने अपने इस स्थान पर, गुरु स्थान पर गुरु केतु को स्थापित कर दिया होता है, जिससे उनके जीवन में ऐसे प्रभाव और प्रबल होता है। तो ये पहले की देशकाल परिस्थिति में ज्यादा मिलता था, जो अब देखने को उतना नहीं मिलता। अब आगे बढ़ते हैं। सांसारिक जीवन में रुकावट, मोक्ष मुक्ति की संभावना। सांसारिक जीवन में रुकावट, क्योंकि केतु को हम जानते हैं कि वो सांसारिक सुखों से विपरीत ग्रह, यानी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, भोग विलास से युक्त जीवन, एक विलासितापूर्ण जीवन, सुख लोभ लालच से भरा जीवन, इनके प्रति केतु जो है वो इनके विपरीत स्वभाव वाला ग्रह है। इसलिए हमारे सांसारिक भौतिक जीवन में सुख प्राप्ति वाले जीवन में अक्सर केतु जो है वो रुकावट देता हुआ देखा, या तो मानसिक रूप से या जीवन के रूप में। अगर कुंडली में कर्म कारक ग्रह, नैसर्गिक कर्म कारक शनि कमजोर हो और कर्मेश कमजोर हो, तो ये प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे कि शनि अगर कमजोर है तो ऐसे जातक के प्रोफेशनल लाइफ में या सांसारिक भौतिक जीवन में यह युति बहुत रुकावट देती है। उसके प्रोफेशन के लिए, उसके सांसारिक सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में यह युति बहुत रुकावट देती है। और इस रुकावट के पीछे केतु का एक स्वभाव और संदेश छिपा होता है, क्योंकि वो प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक जातक को धर्म, आध्यात्म, मोक्ष, अंतर्ज्ञान, योग, साधना, नीति और न्याय, इन सब से जोड़ना चाहता है, अपने अंतर्मन अंतर्ज्ञान से जोड़ना चाहता है, उसको स्वयं से जोड़कर उसके भीतरी उद्देश्यों की पूर्ति उससे करवाना चाहता है। इसलिए वो उसके सांसारिक जीवन में रुकावट बनती, क्योंकि जब तक किसी इंसान के जीवन में रुकावटें नहीं आती,
तब तक वो अपने भीतरी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मनन और चिंतन नहीं कर पाता है। तो केतु अक्सर जब गुरु से यानी जीव से ऐसा संबंध बनाता है तो वो उस पुरुष जातक को इस रूप में प्रभावित करते हुए देखा गया है। हाँ, शनि अगर कुंडली में बहुत मजबूत होगा, अपने मित्र ग्रहों से संयोग कर रहा होगा, तो फिर उसका सांसारिक जीवन भी चलता रहता है और उसके अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रभाव के साथ उसके दोनों जीवन चलते रहते हैं। अन्यथा जीव के साथ केतु का प्रबल संबंध हो, मजबूत केतु का, और कुंडली में शनि भी कमजोर या इसी युति से संबंध बना रहा हो, तो संभावना बहुत होती है कि उसके सांसारिक जीवन में रुकावटें देकर केतु उसे भोग, विलासता, सुख और ऐश्वर्य और विलासतापूर्ण जीवन में रुकावटें डाल-डाल कर उसे धर्म, आध्यात्म, नीति, ज्ञान, सेवा और मुक्ति, मोक्ष, सैक्रिफाइस, इन चीजों से उसे जोड़ने का प्रयास करता है। उसे गुण ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है, उसे साधनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है और भौतिक जीवन में रुकावटें, मोक्ष मुक्ति की संभावना। चूंकि काल पुरुष के द्वादश भाव जो मोक्ष और मुक्ति का भाव उसके नैसर्गिक स्वामी हमारे जीवन में युति लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से न परमात्मा ने कोई उद्देश्य देकर हमें भेजा है, जिसमें यह उद्देश्य शामिल है कि ये आपका जीवन मोक्ष और मुक्ति की संभावनाओं से भरा हुआ है। और यह युति जीवन में, सांसारिक जीवन में जरूर रुकावटें देती है, पर मोक्ष और मुक्ति के लिए यह एक अवसर बनकर आती है। यानी ऐसे लोग अगर ध्यान, साधना, मोक्ष, मुक्ति मार्ग और सेवा, ज्ञान, ज्योतिष या अंतर्ज्ञान, भीतरी ज्ञान, इस मार्ग पर अगर चलते हैं तो इनकी संभावना बहुत प्रबल हो जाती है कि यह मोक्ष मुक्ति मार्ग पर, संन्यास मार्ग पर जा सकता है। अगर कुंडली में नैसर्गिक कर्म कारक शनि और तात्कालिक कर्म कारक भी और मन कारक चंद्रमा अगर इस मजबूत केतु से संबंध बना लेते हैं, तो यह संभावना बहुत प्रबलतम हो जाती है कि यह जातक का जो जीवन है वो मोक्ष की संभावनाओं से भरा हुआ है। यानी यह जीवन में वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है और हो सकता है यह उसका भोग के रूप में आखिरी जीवन हो, इसके बाद उसे मुक्ति की संभावना हो या मुक्ति उसके लिए निश्चित रूप से बन चुकी। सलाह और उपाय। तो ऊपर हमने जो अभी तक जाना, अगर यह युति अच्छे रूप में हमारी कुंडली में बनी है तो सलाह यही बनती है, और हमारी कुंडली में अगर कर्म कारक या मन कारक ग्रह भी संबंध बनाते हैं तो सलाह यही रहेगी कि हमको अपने जीवन में सब कुछ करना है, पर जो ऊपर बताए गए वैसे प्रभावों को अपने जीवन में लाना है, वैसे आचरण को, अनुकरण को हमें अपने जीवन में स्थापित करना है, उस दिशा में हमें अपने जीवन को रखना है, कोई छोड़ना नहीं है, पर किसी भी चीज से आसक्ति नहीं रखनी है। यानी परमात्मा ने जो जीवन हमें दिया है, भले ही रुकावटें हों, पर उस रुकावटों के पीछे छिपे उद्देश्य को हमें जानना, और परमात्मा ने जो जीवन हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना, यह मानकर के हमारा उद्देश्य कुछ और छिपा है इस जीवन, वो हमें पूरा करना। जब तक हम एक चीज को छोड़ेंगे नहीं, तब तक दूसरी चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। और छोड़ना बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर आप जो भी जीवन है, जैसा आपका परिवार है, वो आप जीते रहें, पर कहीं ना कहीं आप ज्ञान, साधना, धर्म, आध्यात्म और सेवा और योग और गुप्त ज्ञान, गुण ज्ञान और मोक्ष, मुक्ति, इन इन मार्गों पर अपने आप को जोड़े रखें, ऐसी अपनी भावना रखें और अपना जीवन जीते रहें। क्योंकि अगर आप सांसारिक सुखों, भोगों और लालसाओं के पीछे और ऐश्वर्य और भोगी जीवन के पीछे भागते भी है, तो यह युति आपको रुकावटें पैदा करती है। और कुंडली में अन्य योग अच्छे बनने के कारण अगर वह सब आप जुटा भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आंतरिक संतुष्टि आपको उससे नहीं मिलती। आंतरिक संतुष्टि आपको तभी मिलेगी जब जिस उद्देश्य को आपको पूरा करना है वो उद्देश्य आप पूरा करेंगे, तभी आपको आंतरिक संतुष्टि मिलेगी। तो जीवन के किसी भी मोड़ पर आप इसको अपने जीवन में लाएं और उसके अनुसार जीवन को जिएं। जरूरी नहीं है ये प्रभाव जो ऊपर बोले गए वो बचपन से ही किसी जातक में आपको देखने को मिल जाएंगे। हमें यह देखना होगा कि युति का स्वरूप क्या है, कौन कौन से ग्रह उससे संयोग कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। और कई बार गोचर से यह प्रभाव एक्टिवेट होते हैं। बचपन में, हमारे बचपन से लेकर जवानी तक कई बार चंचलता का और चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, और कई बार एक उम्र बीतने के बाद ये प्रभाव हमारे भीतर आते हैं। जैसे गुरु का गोचर 24 साल में युति से होगा तो तब यह संभावना बढ़ती है, और तीसरा जब 36 साल पे होता है तब यह संभावना बहुत बढ़ जाती है कि ऐसे प्रभाव जातक के जीवन में आए, क्योंकि शनि भी जब तक जो होता है वो युति से संबंध एक बार बना चुका हो। तो ऐसे लोग ऐसा जीवन जिए, और यही इनके लिए उपाय है, यही उनके लिए सलाह है। हो सकता है इनको ज्यादा सिद्धांतवादी कहा जाए, ज्यादा रूढ़िवादी कहा जाए, पर इनके जीवन के उद्देश्य जो है वो भीतरी होते हैं, इसलिए बाहर में इनकी आसक्ति कम होती है, और ऐसा ही जीवन इनको रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।